सुप्रभात, नमस्कार, बंदन। आज क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर पार्ट 3 लेकर आ रहा हूँ और मैं ये क्वेश्चन जो है आप सभी को सिर्फ आंसर नहीं बल्कि जो है कि इसका सिलेबस का भी कवर करने की कोशिश करता हूँ, है ना। क्वेश्चन के आसपास के फैक्ट्स को भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों 59 से मैं शुरू करने वाला हूँ। चलिए बच्चों, हम लोग 59 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ कहता है कि प्रत्येक बाजार दशा में एक फर्म को संतुलन के लिए कौन सी शर्तें पूरी होनी आवश्यक है। बोल रहे कि कौन सा जो है संतुलन का जो दशा है ये देखना है। पहला है औसत आय बराबर सीमांत आय, ये बी में है सीमांत आय MR इक्वल टू सीमांत लागत। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सीमांत आय और सीमांत लागत आपस में बराबर होना चाहिए। साथ ही सीमांत लागत जो है सीमांत आय या कह सकते हैं मार्जिनल रेवेन्यू वक्र को नीचे से न्यूनतम बिंदु पर काटता है। जैसे कि बच्चों हम लोग यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादक या फर्म का संतुलन थोड़ा सा देख लेते हैं। यह कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सीमांत आगम सीमांत लागत रीति से फर्म का संतुलन का निम्नलिखित दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्त? तो पहला बोला है ना सीमांत आगम और सीमांत लागत। आगम को आय भी कहा जाता है, तो MR और MC आपस में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? MR और MC यानी मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद दूसरा शर्त है सीमांत लागत यानी MC वक्र सीमांत मिनिमम कॉस्ट पॉइंट आगम वक्र को नीचे से काटता हो। चलिए यहाँ डायग्राम देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि ये आपका जो है AR है। AR किसको बोलते हैं? एक इकाई को बेचने से प्राप्त आय को AR कहा जाता है, एवरेज रेवेन्यू कहा जाता है, औसत आगम कहा जाता है। और MR मतलब मार्जिनल रेवेन्यू, इसको एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से प्राप्त आय को MR यानी सीमांत आगम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि मार्जिनल कॉस्ट जो है ये तो MR रेखा, MR रेखा को ये देखिए यहाँ पर नीचे से काटता है। यहाँ पर भी काट रहा है लेकिन ये ऊपर से काट रहा है, ध्यान देना। ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। बोल इसका शर्त है कि MC रेखा MR रेखा को नीचे से काटे, तो नीचे से इस बिंदु पर काट रहा है ना। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर MC और MR रेखा आपस में बराबर होता होना चाहिए, तभी क्या होगा में होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए क्या कहता है सीमांत आय यानी MR और सीमांत लागत बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन को पूरा कर रहा है। सीमांत लागत MC वक्र सीमांत आय यानी सीमांत आगम मार्जिनल रेवेन्यू वक्र नीचे से काटे, है ना। तो दोनों शर्त पूरा कर रहा है, तो डी होगा, बी और सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 में चलेंगे। देखिए बच्चों 60 क्वेश्चन में क्या कहता है कि औसत परिवर्तनशील लागत क्या है। पहला ऑप्शन में आपका है कुल परिवर्तनशील लागत गुने उत्पाद, कुल परिवर्तनशील लागत प्लस उत्पाद, कुल परिवर्तनशील लागत माइनस उत्पाद, कुल परिवर्तनशील डिवाइडेड उत्पाद। तो देखिए कभी भी टोटल में यानी हम लोग फॉर्मूला जानते हैं TC इज इक्वल टू TFC यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो जब भी हमको TC से AC लाना होता है तो TC में से क्या करना होता है? भाग देना होता है, ये याद रखना है। तो कहीं ना कहीं भाग देने की प्रोसेस है। तो कुल परिवर्तनशील अगर हम लोग को TVC भी लाना पड़ेगा यानी ABC लाना पड़ेगा, तो हमको क्या करना होगा? TVC को क्वांटिटी से क्या करना होगा? डिवाइड देना होगा। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा? डी होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 61 क्वेश्चन में। बोलता है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? फर्म का लाभ कहाँ होगा? तो यहाँ बोला है सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में बराबर होगा,
उसके बाद बी में कहता है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम रेखा के नीचे से काटती है। सी में दोनों ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ देखिए फर्म का लाभ पूछा है, लाभ, लेकिन यहाँ संतुलन की शर्त दी हुई है, ये भी ध्यान देना है। बड़ा फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा। तो यहाँ शर्त दो दिया हुआ है, संतुलन की शर्त दिया हुआ है। तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको कि मान लिया जाए कि ये जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का एक ग्राफ है जिसको ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट कहते हैं, पूर्णतः लोचदार कहते हैं, है ना। और इसमें क्या है कि इसको ए आर बराबर एम आर कहते हैं। अब यहाँ से जो है क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर काटेगा। किसको काटेगा, तो एम आर रेखा को काटेगा। तो नीचे से काटे तो ये नीचे से यहाँ पर काटता है, ये हालांकि ऊपर से काट रहा है तो ऊपर से वाला नहीं। यहाँ शर्त क्या कर रहा है, सीमांत लागत वक्र, यानी ये जो है आपका सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट वक्र सीमांत आगत यानी एमआर रेखा को नीचे से काटे। तो ये तो ऊपर से काट रहा है तो यहाँ तो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा नहीं, होगा कहाँ, इस बिंदु पर होगा, क्योंकि एमसी रेखा नीचे से एमआर रेखा को काट रहा है। तो ये आपस में एमआर और एमसी बराबर हो जाएगा। उसके बाद है सो सीमांत लागत वक्र जो है, सीमांत आगत या यहाँ पर आगम होना चाहिए था, आगत लिख दिया है, आगम होगा, आगम रेखा को नीचे से काटता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। बोल रहा है कि यदि बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा हो तो कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, यदि बाजार आपूर्ति वक्र जो है बाईं की ओर अगर खिसकता है तो क्या कारण हो सकता है। पहला, फर्मों की संख्या में कमी, फर्मों की अपरिवर्तनीय संख्या, फर्मों की संख्या में वृद्धि, या डी, वस्तु की कीमत में परिवर्तन। चलिए बच्चों सबसे पहले ऑप्शन को सिलेक्शन करने से पहले बाजार आपूर्ति वक्र के विषय में कुछ हम लोग जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि अगर बाजार में आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक रहा है तो इसका मतलब है कि मांग के मुकाबले आपूर्ति का स्तर कम हो रहा है। इसको चलिए आपको दिखाते हैं। चलिए बच्चों हम लोग आपूर्ति और पूर्ति रेखा के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, पूर्ति में खिसकाव अथवा पूर्ति में वृद्धि तथा पूर्ति में कमी। तो हम लोग जाए यहाँ पर जो है पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति की कमी में विशेष रूप से हम लोग देखने वाले हैं। जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त दूसरे तत्व जैसे फैशन या आय फैशन आदि में परिवर्तन होने के कारण उसकी आपूर्ति या पूर्ति में परिवर्तन होता है तो उसे पूर्ति में वृद्धि या कमी कहा जाता है। यहाँ देखिए पूर्ति में वृद्धि, ये हम लोग को पढ़ना था कि जो आपूर्ति की रेखा है बाईं और दाईं ओर खिसक जा रहा है या बाईं ओर खिसक जा रहा है, इसके विषय में इस कर्व में पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका जो है सप्लाई कर्व है, यानी प्रारंभिक सप्लाई कर्व जो है एस है और कैसे जो है ये बाईं ओर खिसक के चला जा रहा है S2 में। ठीक है, इसका डिफिनेशन पहले हम लोग जानते हैं कि कैसे खिसकता है। यहाँ बोल रहा है कि वस्तु की कीमत समान रहने पर किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है। क्या बोल रहा है, किसी वस्तु की कीमत समान रहने पर यदि किसी वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है अथवा कीमत बढ़ने पर भी पूर्ति समान रहती है तो इस परिवर्तन को पूर्ति की कमी कहा जाता है। चलिए इसका शेड्यूल से जानते हैं, तालिका से जानते हैं। यहाँ कहता है कि कीमत जो है जब 3 रुपया होता है तो पूर्ति कितना यूनिट में हो रहा है, 3 हो रहा है। यहाँ पेन की मात्रा दिया हुआ है, पेन सप्लाई हो रही है। अब क्या है कि प्राइस 3 रुपया ही रहता है लेकिन यहाँ देखिए सप्लाई कम हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना। और फिर दूसरी स्थिति में क्या है कि अधिक कीमत जैसे 3 रुपया रहता है प्रारंभिक स्थिति में तो उस समय जो है पेन की पूर्ति जो होता है 3 होता है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर 3 से 4 हो जा रहा है, कीमत बढ़ रहा है। तो यदि कीमत बढ़ रहा है सप्लाई समान रह रहा है तो इसको हम लोग पूर्ति की कमी बोलेंगे और इस स्थिति में
पूर्ति जो रेखा है या आपूर्ति रेखा जो है दाईं से बाईं की ओर खिसक जाता है। जैसे इसमें देखेंगे कि पहले क्या बोल रहा था, तालिका के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे प्रारंभिक स्थिति में कहता है कि कीमत 3 रुपया है, तो 3 रुपया देखिए यहाँ पर है। उसके बाद इसको ऐसे ड्रॉ किया गया है यहाँ तक, कितना क्वांटिटी, तो 3 क्वांटिटी, देखिए यहाँ पर 3 क्वांटिटी मिलाया गया है। उसके बाद दूसरी स्थिति में प्राइस 3 ही है, लेकिन आपका क्वांटिटी का कमी हो जा रहा है, 3 से कितना हो जा रहा है, 2 हो जा रहा है, 3 से 2 हो जा रहा है, तो यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है पहले सप्लाई कर्व यहाँ पर इस के बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा था, अब क्या कर रहा है, आर पर कर रहा है। तो यही कारण है कि दाईं से बाईं की ओर जो है शिफ्ट कर रहा है। दूसरी स्थिति में देखिए कहता है कि अधिक कीमत 3 रुपया, जब प्राइस था 3 रुपया था प्राइस, और क्वांटिटी डिमांड कितना हो रहा था, 3 ही हो रहा था। उसके बाद जैसे ही 3 से 4 हो जाता है प्राइस, अर्थात 3 से यहाँ पर ऊपर 4 की ओर जाता है, तो देखिए इस तरह ड्रॉ किया गया है। उसके बाद उसका जो पूर्ति था 3 ही कर रहा है, तो 3 को इस रेखा को आगे बढ़ा दिए, 3 वाला को आगे ऊपर तक बढ़ा दिए। तो यहाँ पर देखिए टी पर क्या है, टी बिंदु पर जो है सप्लाई कर्व यानी S2 जो है S2 जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दायां से क्या कर रहा है, बाएं की ओर जो है खिसक जाता है। यही कारण है कि जो है किस स्थिति में जो है आपूर्ति रेखा जो है दाईं से बाईं की ओर खिसक जाता है। हम लोग तो यहाँ बाजार आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है ये चीज देख लिए थे, लेकिन यहाँ पर देखना है कि कारण पूछ रहा है कि क्यों दाईं से बाईं की ओर खिसकता है। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए, फर्मों की संख्या की कमी के कारण, फर्मों का परिवर्तनीय संख्या के कारण, सी में कहता है कि फर्मों की संख्या में वृद्धि के कारण, या वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन। इसका भी देख लेते हैं कारण। देखिए जो है आपूर्ति रेखा जो है दाईं से बाईं खिसकने का मुख्य कारण क्या क्या है, बोले मशीन और तकनीकी पुरानी होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि, उसके बाद उत्पादन साधनों की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, उद्योग में फर्मों की संख्या में कमी। ये देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये शर्त जो है आपका जो है यहाँ आपके क्वेश्चन के मुताबिक है, उद्योग में फर्मों की संख्या की कमी के कारण जो है आपूर्ति रेखा दाईं से बाईं की ओर खिसक जाती है। तो कहीं ना कहीं आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर देखिए फर्मों की संख्या में कमी, तो आपका हो जाएगा आंसर ए। क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग 63 क्वेश्चन में आते हैं। यहाँ कहता है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। कौन सा शर्त नहीं है, तो आपका आंसर जो होगा, या ऑप्शन क्या है आपके बीच, औसत आय और सीमांत लागत। बोल रहा है नहीं है, ध्यान देना है, नहीं है। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। औसत आय या सीमांत लागत, या सीमांत आय और सीमांत लागत, ये तो है संतुलन की ये शर्तें हैं। फिर क्या है कि सीमांत लागत वक्र और सीमांत आय वक्र नीचे से काटता है, ये दोनों शर्त है। बी और सी जो है ये दोनों शर्तें हैं। अब क्या है, कौन नहीं है, तो ये ए नहीं है। इसको हम लोग ग्राफ से देखते हैं और कर्व से देखते हैं। शायद अगर एकाधिकार फर्म का संतुलन के बारे में यदि हम जान लें तो इसका संतुलन की कौन सा शर्त नहीं है, तो हम आसानी से उसको चुन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखिए एकाधिकार फर्म में संतुलन की 2 शर्तें दिखाया जा रहा है, सीमांत आगम और सीमांत लागत आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटना चाहिए। ये 2 शर्तें जो हैं एकाधिकार फर्म का संतुलन की शर्तें हैं। देखिए एकाधिकार फर्म में कैसे जो है कौन कौन बराबर है, देखिए यहाँ पर सामान्य लाभ की स्थिति में हम देखते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है OX जो है आपका क्वांटिटी को दिखाता है, किसको दिखा रहा है, क्वांटिटी को दिखा रहा है। ये जो है आपका प्राइस को दिखाता है ना। ओ Y एक्सिस जो है क्या दिखाता है आपको, प्राइस को यानी कॉस्ट को और रेवेन्यू को, और O एक्सिस जो है आपका उत्पादन को दिखाता है।
अब यहाँ पर देखिए एकाधिकार बाजार में डिमांड कर्व AR को माना जाता है। ये भी ध्यान देना, पूछ देगा कि एकाधिकार बाजार में मांग वक्र कौन है। अगर आपको कर्व बना करके दिखा दे और बोले कि एकाधिकार बाजार में जो है मांग वक्र कौन है, तो AR जो होता है, AR को मांग वक्र के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है AR है क्या, तो एक वस्तु के बेचने से प्राप्त आय को ही हम औसत रेवेन्यू के नाम से जानते हैं या औसत आगम के नाम से जानते हैं। ठीक है, औसत आगम को देखिए यहाँ पर जो है औसत लागत जो है इस तरह जो है काटता है यहाँ पर F बिंदु में। ठीक है, उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट क्या है, तो बोल रहे कि एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन पर लागत जो होता है उसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, सीमांत लागत कहते हैं। और सीमांत लागत जो है MR रेखा को, MR क्या है, एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आय। जिसे एक अतिरिक्त कहने का मतलब है कि 5 बेच रहे थे 20 आ रहा था, 6 बेच रहे हैं तो मान लो 30 आ रहा है, तो 20 और 30 का अंतर 10, तो 10 मेरा क्या होगा, MR कहलाएगा। तो MR रेखा को देख रहे हैं, MC रेखा नीचे से काट रहा है, 2 शर्त पूरा कर रहा है। यहाँ दूसरा शर्त क्या कह रहा था कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटने। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये नीचे से काट रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बिंदु पर जो है संतुलन की अवस्था को दिखाता है। ठीक है ना, MR और MC रेखा आपस में कहा प्रतिच्छेद कर रहा है, तो E पॉइंट पर कर रहा है, तो यहाँ पर जो है दोनों आपस में बराबर होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सामान्य लाभ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है देख लीजिए कि लाभ कहाँ होता है, तो लाभ का मतलब है कि एवरेज कॉस्ट का जो लाइन है वो एवरेज रेवेन्यू से भी नीचे होना चाहिए, एकदम लागत कम होना चाहिए। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है प्रति इकाई उत्पादन करने का खर्च। तो खर्च क्या है, जितना हम बेचने के बाद जो है AR क्या है, AR का मतलब होता है एक इकाई को बेचने से प्राप्त आय, तो एक को हम जितना में बेचेंगे उससे कम लागत होना चाहिए। कम लागत का मतलब है कि इस रेखा से उसको नीचे होना चाहिए। ठीक है ना, तो नीचे से काट रहा है। दूसरी चीज है कि MC रेखा MR रेखा को क्या कर रहा है, नीचे से काट रहा है, तो ये जो पॉइंट आपका बच रहा है, ये जो एरिया बच रहा है, ये आपका लाभ कहलाएगा। अच्छा, इसमें हानि भी हो सकती है। हानि किस स्थिति में होगी एकाधिकार बाजार में, तो क्या है कि एवरेज रेवेन्यू है जो प्रति इकाई के बेचने से प्राप्त होता है, और प्रति इकाई लागत अगर इनकम से ज्यादा हो, आय से ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा। इस पॉइंट को हम लोग इसे मिला दिए हैं, ड्रॉ कर दिए हैं क्वांटिटी को। और फिर क्या करता है, मार्जिनल कॉस्ट जो है MR को नीचे से तो काट रहा है, लेकिन क्या है कि यहाँ पर देखिए कि एवरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो यही कारण है कि ये एरिया जो है आपका हानि पहुंचाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम लोग यहाँ पर क्या देखें कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त कौन नहीं था, तो औसत आय यानी एवरेज कॉस्ट यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। पूरा उत्पादन शुल्क लगाने से ए है ऑप्शन, आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसक जाता है या आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसक जाता है। आपका आपूर्ति वक्र संचरण होता है। डी में है आपूर्ति वक्र पर नीचे की ओर संचरण होता है, तो आपका आंसर होगा। देखिए बच्चों, उत्पादन शुल्क जब लगता है ना, पहले तो ये जान लेते हैं उत्पादन शुल्क जब प्रोड्यूसर पर लगाया जाता है तो कहीं ना कहीं उत्पादन खर्च बढ़ जाती है, लागत बढ़ जाती है। तो लागत बढ़ जाएगी तो क्या होगा कि उत्पादन कम करना बंद कर देगा या कहिए कि ज्यादा करना बंद कर देगा, उत्पादन कम होने लगेगी। तो जब उत्पादन कम होने लगेगी तो पूर्ति क्या होगा, कम होने लगेगा। जब कम होने लगेगा तो बाईं की ओर जो है खिसक जाएगा। किधर खिसक जाएगा, बाईं की ओर खिसक जाएगा। सबसे पहले ये भी जानते हैं हम लोग कि उत्पादन शुल्क क्या है, तो घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको हम लोग GST बोलते हैं। सरकार GST लगा देती है, तो इससे उत्पादन खर्च ज्यादा होने लगता है, तो उत्पादक जो है वस्तुओं को कम उत्पादन करेगा और पूर्ति कम करेगा। जब पूर्ति कम होगी
या आपूर्ति कम होगी तो उसकी रेखा जो है बाईं की ओर खिसकने लगता है, ठीक है ना। जीएसटी, जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब लागू हुआ था भारत में? 1 जुलाई 2017 को, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा कर्व में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जब क्या है कि उत्पाद शुल्क लगा दिया जाता है तो ये जो है पूर्ति वक्र है या आपूर्ति रेखा है एस एस, ये क्या होता है कि जब उत्पादन लागत ज्यादा हो जाता है तो ये क्या है बाईं ओर खिसक जाता है, S2 में आ जाता है, ठीक है ना, जब उत्पाद शुल्क लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 में आते हैं। बोल रहे फर्मों की आपूर्ति का क्षैतिज योग होता है। फर्मों का आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है क्या? बाजार आपूर्ति वक्र, बी में है व्यक्तिगत आपूर्ति वक्र, सी में है बाजार मांग वक्र और डी में है व्यक्तिगत मांग वक्र। तो इसमें जब आपूर्तियों का या व्यक्तिगत आपूर्तियों वक्रों को योग किया जाता है यानी जोड़ा जाता है तो क्या कहलाता है? बाजार आपूर्ति वक्र कहलाता है। चलिए बच्चों पहले हम लोग बाजार पूर्ति का डिफिनेशन जान लेते हैं। बाजार की सभी फर्में अथवा विक्रेता मिलकर विभिन्न कीमतों पर बाजार में कुल कितनी मात्रा बेचने को तैयार है ना, इसका निर्धारण तालिका के बाजार पूर्ति द्वारा जो है हम लोग निर्धारित करेंगे। यहाँ पर देखिए बाजार तालिका क्या है। अब यहाँ पर क्या है कि एक बाजार में मान लीजिए 3 विक्रेता है, ठीक है, 3 विक्रेता है, ए विक्रेता, बी विक्रेता और सी विक्रेता, और ये बाजार का कीमत है। मान लेते हैं फर्स्ट टाइम क्या है 4 रुपया रहता है प्रति इकाई कीमत रहता है। तो ए विक्रेता जो है 2 यूनिट को बेचता है, बी विक्रेता भी 2 बेचता है, सी विक्रेता 1 को बेचता है या सप्लाई करता है। तो यहाँ पर कितना हो जा रहा है? 2 2 4 और 1 5, देखिए यहाँ 5 है। फिर सेकेंड टाइम क्या हो जाता है कि प्राइस बढ़कर 5 रुपया हो जाता है तो विक्रेता 4 इकाई बेचने लगता है, बी विक्रेता 3 बेचने लगता है, सी विक्रेता जो है 4 बेचने लगता है। तो 4 3 7 7 4 कितना हो जाएगा? 11। तो देखिए यहाँ पर 11। फिर क्या है थर्ड टाइम में 5 से 6 प्रति इकाई रुपया उसका हो जाता है तो ये 6 सप्लाई करता है, 6 इकाई। ये क्या करता है? 5 इकाई और ये क्या करता है? 5 इकाई, 5 5 10 और 6 16 इकाई। तो इस तरह जैसे जैसे पूर्ति का नियम क्या है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो पूर्ति भी क्या होती है? बढ़ा दी जाती है ना। कीमत वृद्धि होने पर जो है पूर्ति बढ़ती है। तो ये है। अब चलिए हम लोग जो है इसको कर्व द्वारा देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों बाजार पूर्ति वक्र मार्केट सप्लाई कर्व क्या है कि प्राइस जब 4 रहता है, ठीक है, तो ए विक्रेता क्या करता है? 2 इकाई को बेचता है जब 4 रुपया रहता है तो 2 इकाई। फिर क्या है बी क्या करता है? 4 रुपया रहता है तो भी 2 इकाई। और सी विक्रेता क्या करता है? जब प्राइस 4 रुपया रहता है तो 1 इकाई बेचता है। तो यहाँ पर 2 2 4 4 और 1 5, देखिए यहाँ पर 5 दिखा रहा है ना, जब प्राइस 4 रुपया था। उसी तरह जब प्राइस 5 रुपया रहता है तो ये 4 इकाई बेच रहा है, ये जब 5 रहता है तो ये 3 इकाई बेच रहा है, तो 5 3 8 हो गया। फिर यहाँ पर देखिए 5 रहता है तो 4, तो कितना हो गया? 4 और यहाँ पर 3 7 7 और 4 कितना हो गया? 11 11 इकाई बेच रहा है। तो इस तरह जो है बाजार में जितने भी विक्रेता रहता है एक ही कीमत पर जितने भी सप्लाई करता है पूर्ति करता है तो उसके योग को जब यहाँ दिखाया जाता है तो इसको बाजार पूर्ति वक्र कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फर्मों की आपूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है कौन? बाजार आपूर्ति वक्र। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 66 में आते हैं। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त क्या है? एकाधिकार फर्म का संतुलन का जो शर्त है आपका ऑप्शन क्या है दिया हुआ है यहाँ? औसत आय बराबर औसत लागत। औसत आय और औसत लागत ये तो नहीं हो सकता है। फिर क्या है बी में सीमांत आय और सीमांत लागत ये होगा। फिर क्या है सीमांत लागत वक्र का ढाल, सीमांत लागत वक्र का ढाल बड़ा होता है सीमांत आय वक्र की ढाल से। ऑप्शन डी में है बी और सी दोनों, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए इसको हम लोग कर्व के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आंसर लिख के रखा हूं कि सीमांत लागत और सीमांत आगम आपस में बराबर होगा। सीमांत लागत
वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटेगा। यहाँ पर आप कर्व में देख सकते हैं कि ये आपका जो है एकाधिकार बाजार का संतुलन बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये क्या आपका एवरेज कॉस्ट है, ये आपका AR है जिसको डिमांड कर्व कहा जाता है। फिर ये MR है, MR का मतलब मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से प्राप्त आय जो होता है उसको MR कहते हैं। और AR मतलब प्रति इकाई को बेचने से प्राप्त आय को हम AR कहते हैं। ठीक है, AAC किसको कहते हैं, तो इसको प्रति इकाई लागत को कहते हैं। MC क्या है, तो एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन में जो खर्च होता है उसको हम लोग जो है मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब यहाँ कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है MR रेखा को नीचे से काटना चाहिए, तो जिस बिंदु पर काटेगा वहां पर MR और MC क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो है इस तरह बी होगा, सीमांत आय और सीमांत लागत आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चलिए 67 को 7 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता बोल रहा है कि क्रेता और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या होता है, ये बिल्कुल सही है। एक वस्तु की एकरूपता होता है, समरूपता होता है, ये भी सही है। बोल रहा है विज्ञापन तथा विक्रय लागत। डी में कहता है बाजार का पूर्ण ज्ञान, तो बाजार का पूर्ण ज्ञान भी होना चाहिए। ये 3 शर्त है ABD, ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का विशेषता कहिए या महत्व है। लेकिन ये जो सी जो दिया हुआ है ये नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता क्या है, क्रेता और विक्रेता की संख्या या क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या होनी चाहिए। दूसरा वस्तु समरूप इकाइयां होना चाहिए, एकरूप होना चाहिए। तीसरा में कहते हैं फर्मों के प्रवेश व निष्कासन की स्वतंत्रता। चौथा है बाजार दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। पांचवा साधनों की पूर्ण गतिशीलता होनी चाहिए। ठीक है ना, और एक लास्ट विशेषता है कि कोई यातायात लागत नहीं है। तो वो जो शर्त दिखा रहा है उनमें से पूर्ण प्रतियोगिता की जो बाजार का शर्त है ये विज्ञापन और विक्रय लागत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 में आते हैं। आपूर्ति वक्र, फिर यहाँ बोल रहा है आपूर्ति वक्र बाईं ओर खिसकता है तो कारण हो सकता है साधन आगतों की कीमत में कमी, साधन आगतों की कीमत में वृद्धि, साधन आगतों की साम्य कीमत, साधन आगतों की शून्य कीमत। देखिए आगत क्या है, आगत का मतलब है उत्पादन के साधन। जब हम खरीदते हैं तो उसकी कीमत में कमी हो जाती है, उसके कारण जो है बाईं ओर खिसक जाता है, या साधन के जो उत्पादन के जो साधन है उसका कीमत बढ़ जाता है जिसके कारण वो बाईं की ओर खिसक जाता है, या फिर कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसके कारण खिसक जाता है, या साधन आगत की जो कीमत है 0 हो जाता है इसलिए हो जाता है। तो क्या कारण है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आप लोग ये तो देखिए कि आपूर्ति वक्र जो है ये दाहिना तरफ है, और जब एस जो है दाईं तरफ से क्या हो रहा है कि ये बाईं तरफ S2 की ओर खिसक जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण है चलिए देखते हैं। देखिए ये कारण याद रखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा कि आपूर्ति वक्र जो है दाईं से बाईं की ओर क्यों खिसकता है। मशीन एवं तकनीकी पुरानी होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि होने लगती है तो खिसक जाता है बाईं ओर। दूसरा में कहते हैं उत्पादन साधनों की कीमत में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि, उत्पादन साधनों की कीमत में वृद्धि। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर सर, कीमत में वृद्धि हो जाता है, किसका, उत्पादन या साधनों के आगत में कीमत में वृद्धि होने के कारण जो है उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि हो जाती है। स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। उद्योग में फर्मों की संख्या कमी होने के कारण निकट भविष्य में वस्तु कीमत बढ़ने की संभावना। और नेक्स्ट एंड लास्ट है फर्म के उद्देश्य में परिवर्तन, यानी बिक्री अधिकतम करने के लिए स्थान पर लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा साधन आगतों की कीमत में वृद्धि के कारण जो है आपका आपूर्ति वक्र जो है बाईं की ओर खिसक जाता है, मूव हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 में आते हैं। यहाँ कहता है कि यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है, देखिए अगर बोल रहा है दाईं ओर, यहाँ क्या बोल रहा था बाईं ओर, अब पूछ रहा है यदि आपूर्ति वक्र दाईं ओर खिसकता है तो इसका कारण हो सकता है, क्या हो सकता है, साधन आगतों की कीमत में वृद्धि, साधन आगतों की कीमत में कमी,
साधन आगतों की समान कीमत, या डी में साधन आगतों की शून्य कीमत। तो आपका आंसर होगा बच्चों साधन आगतों की कीमत में कमी। जब उत्पादन के साधन में या आगत में, इनपुट्स में कीमत कम हो जाएगा तो जो उत्पादन खर्च होगा कम लगने लगेगा, तो उत्पादन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जब उत्पादक ज्यादा करेगा तो सप्लाई भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा। जब सप्लाई ज्यादा होता है तो आपूर्ति वक्र बाएं से दाएं की ओर खिसक जाता है। बच्चों चलिए हम लोग जानते हैं कि आपूर्ति वक्र जो है बाईं से दाईं ओर किस कारण जो है खिसकता है। तो पहला कारण है तकनीकी में प्रगति या तकनीकी प्रगति। दूसरा ऑप्शन है कारण है उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी के फलस्वरूप उत्पादन लागत में कमी हो जाती है तो पूर्ति ज्यादा होने लगती है। यही कारण है कि आपूर्ति वक्र जो है दाईं की ओर खिसक जाती है। तीसरा कारण है स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है। चौथा कारण है उत्पादकों के उद्देश्य में परिवर्तन, लाभ अधिकतम करने के स्थान पर बिक्री अधिकतम करने का उद्देश्य। लाभ कम कमाना है और पूर्ति ज्यादा करना है, बिक्री ज्यादा करना है, तो उसके कारण भी जो है बाईं से दाईं की ओर खिसक जाता है। और नेक्स्ट कारण जो है उद्योग में फर्मों की संख्या में यदि वृद्धि हो जाती है तो उत्पादन ज्यादा होने लगता है, तो मार्केट में सामान ज्यादा आने लगता है, पूर्ति ज्यादा होने लगता है। भविष्य में कीमत घटने की संभावना, यदि भविष्य में कीमत घटने की संभावना हो तो जल्दी से जल्दी जो है कोई भी उत्पादक या विक्रेता क्या करता है, सामान को मार्केट में बेचने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कारण है वो है क्या है, करों की कमी के कारण। टैक्स में जब कमी कर सरकार कर देती है तो इसके कारण भी जो है उत्पादक अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। नेक्स्ट है अनुदान में वृद्धि, जब सरकार जो है सब्सिडी कंपनियों को देने लगती है तो उससे भी क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होता है और मार्केट में वस्तु का सप्लाई जो होता है वो अधिक होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, साधनों या साधन आगतों की कीमत में क्या हो जाता है, कमी। जब इनपुट्स में कमी होगा या कहिए साधनों की उत्पत्ति के साधनों में कमी हो जाएगा, कीमत में कमी होता है, तो यही कारण है कि आपूर्ति वक्र जो है दाईं की ओर खिसक जाता है। 70 क्वेश्चन में क्या है कि किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था प्राप्त करता है। एमसी वक्र एमआर वक्र को ऊपर से काटता है, एमसी वक्र एमआर वक्र के समांतर होता है, एमसी वक्र एमआर वक्र को नीचे से काटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर जो होगा वो होगा सी होगा। कौन सा आंसर होगा आपका, तो आपका जो होगा वो सी होगा। ठीक है, एमसी वक्र जो है एमआर वक्र को नीचे से काटता है। चलिए इसको भी हमें कर्व से बताता हूं। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की शर्तें हैं कि ये देखिए कि आपका एमआर रेखा और एआर रेखा है और ये क्या कर रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है यानी एमसी जो है इसको नीचे की ओर से काटेगा। जब नीचे की ओर से यहाँ पर काटेगा यानी ई पॉइंट पर E2 में, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपस में एमसी और एमआर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है ना। इस बिंदु देखिए यहाँ पर कहता है, पहला शर्त में कहा था कि ऊपर से काटे, एमसी रेखा जो है एमआर रेखा को ऊपर से काटेगा। दूसरा में कहा था कि यहाँ एमसी रेखा एमआर रेखा को नीचे से काटेगा। तो जब तक नीचे से काटेगा वही क्या होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है, फर्म संतुलन की अवस्था में होता है। और कह रहा है कि एमसी रेखा एमआर रेखा के पैरेलल होगा, समांतर होगा, ये तो कतई नहीं हो सकता है। ये क्या होगा कि एमसी रेखा जो है वो एमआर रेखा को नीचे से जब तक नहीं काटेगा तब तक वो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, तभी जाकर के एमसी और एमआर आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आप सभी को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एकदम हम बोल रहे हैं ना कि 100% जो है ये आपका जो है एग्जाम में आएगा। तो किस अवस्था में एक फर्म संतुलन की अवस्था को प्राप्त करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा एमसी वक्र जो है एमआर वक्र को नीचे से काटता है। जैसा कि मैंने इस ग्राफ के माध्यम से बताया कि यहाँ पर जो है ये एआर और एमआर रेखा है, उस एमआर रेखा को क्या करता है, एमसी रेखा नीचे से काटेगा, नीचे से, जहां पर हालांकि यहाँ पर ऊपर से भी काट रहा है तो ये बिंदु नहीं होगा। ठीक है, जहां नीचे से ही और काटेगा। कहने का मतलब है कि उत्पादन लागत हमेशा जो है
यानी आय की अपेक्षा कम होना चाहिए, लागत कम होना चाहिए। तो लागत की रेखाएं नीचे होनी चाहिए ना, तो लागत की रेखाएं जब नीचे से काटेगा तब जाकर के कहीं कोई फर्म या खास करके पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का जो शर्तें हैं वो सही होगा। ठीक है। एकाधिकार बाजार की स्थिति में भी जब फर्म संतुलन की अवस्था में होता है तो उसमें देख रहे हैं कि एमसी रेखा जो है एमआर रेखा को नीचे से काटता है, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में भी हम देखते हैं कि एमसी रेखा जो है एमआर रेखा को नीचे से काटता है। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं बच्चों। बोल रहे संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में कौन से हैं? पहला है वस्तु की मांग, बी में है वस्तु की पूर्ति, और सी में है ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वस्तु की मांग और पूर्ति के हिसाब से ही जो क्या होता है उसका कीमत का निर्धारण होता है। यहां पर आप देख सकते हैं इंडस्ट्री क्या करता है कि सप्लाई करता है, पूर्ति करता है, और उपभोक्ता क्या करता है? वस्तुओं का मांग करता है। तो जहां डिमांड कर्व और पूर्ति कर्व आपस में जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पर जो होता है प्राइस मेकर होता है, यानी प्राइस का निर्धारित होता है। और प्राइस मेकर कौन होता है? इंडस्ट्री होता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि कीमत का निर्धारण कौन करता है? फर्म करता है, उद्योग करता है, दोनों करता है। तो इस स्थिति में जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति में जो है इंडस्ट्री जो है कह सकते हैं कि या बाजार के आधार पर जो है निर्धारित होती है। प्राइस मेकर कौन है? इंडस्ट्री है। और प्राइस का निर्धारण जो होता है वो वस्तु की मांग और पूर्ति जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, फर्म में यहाँ पर देख लीजिए कि मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को जब नीचे से काटेगा, ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो है एएमसी और एमआर आपस में बराबर होता है। और फर्म यहाँ पर क्या है? प्राइस टेकर है, यानी जो कीमत निर्धारित इंडस्ट्री कर देता है उसको फर्म को स्वीकार करना होता है। इसलिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्म प्राइस मेकर है या प्राइस टेकर। तो ये फर्म जो है प्राइस टेकर है, यानी कीमत को स्वीकार करने वाला है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पीछे पूछा हुआ था। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 में आते हैं। निम्नलिखित में किसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? कीमत का निर्धारण जो होता है मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। कौन किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। ये भी मैं बता दूं कि अल्फ्रेड मार्शल जो है थ्योरी ऑफ डिमांड और थ्योरी ऑफ सप्लाई का जो है जनक भी है ना, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक भी माने जाते हैं ये। तो ये चलिए मार्शल जो कहता है कि मांग और पूर्ति के शक्तियों के कारण जो है कीमत का, यहाँ पर देख सकते हैं मार्शल के अकॉर्डिंग बोलता है कि मांग और पूर्ति जो है कीमत का निर्धारक होता है या प्राइस मेकर होता है। ठीक है ना, और प्राइस मेकर कौन होता है? इंडस्ट्री होता है। ठीक है, और प्राइस का टेकर कौन होता है? वो फर्म होता है। हालांकि मार्शल के बारे में और बता दूं तो मार्शल ने एक किताब लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और मार्शल जो है वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिए थे, यानी मतलब कल्याणकारी जो है विचारधारा जो है अर्थशास्त्र में मार्शल द्वारा ही प्रतिपादित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग 73 में। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग अधिक हो, वस्तु की पूर्ति अधिक हो, वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर हो, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी। अभी हम लोग देख के आ रहे हैं कि मांग और पूर्ति आपस में जहां इंटरसेक्ट करता है उस बिंदु पर जो है कीमत का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 74 में। पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसको कहते हैं? जहां पर क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में होता है, एक समरूप वस्तु होता है, एक कीमत होता है, वहां क्रेता और विक्रेता का आवागमन जो होता है वो स्वतंत्र होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फर्म, पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, ये सही है, अभी मैंने बताया था। कीमत निर्धारक नहीं। फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है। औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है। औसत आगम और सीमांत आगम बराबर होता है, ये तो नहीं होगा। ठीक है,
औसत आगम और सीमांत आगम आपस में बराबर, ये भी होगा, सॉरी ये भी होगा। उपर्युक्त सभी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि उपर्युक्त सभी होगा। क्यों? तो यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर क्या है कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वहां पर कीमत निर्धारित होता है। अच्छा, प्राइस मेकर जो होता है, नहीं जो कीमत निर्धारक होता है, इंडस्ट्री होता है। और यहाँ मैंने कह रहा था कि जो है फर्म जो होता है ना, प्राइस टेकर अर्थात जो है कीमत स्वीकारक होता है। तभी क्वेश्चन पूछा है वहां कि फर्म कीमत स्वीकारक है या निर्धारक, तो यहाँ पर फर्म जो है कीमत का स्वीकारक है, ठीक है ना। और साथ ही बोल रहा है कि यह जो है पूर्णतः लोचदार है। लोचदार कहने का मतलब होता है कि कीमत एक निश्चित रहता है और उसकी जितनी मात्रा आप खरीदना चाहें खरीद सकते हैं, तो उसको पूर्णतः लोचदार भी कहा जाता है। और इसका जो लोच होता है इन्फिनाइट होता है, एडी इक्वल टू इन्फिनाइट होता है। मांग की लोच जो होता है अनंत होता है। साथ ही बच्चों बोल रहा है लास्ट वाला पॉइंट में कि यहाँ पर जो है औसत आगम और सीमांत आगम आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हमने लागत सोच लिया था, तो यहाँ पर जो है क्या है कि औसत आगम और सीमांत आगम आपस में बराबर होता है। तो 74 का जो है पूर्ण प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपका उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन डी होगा। 75 क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। बोल रहे हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, आपका ऑप्शन ए है कीमत निर्धारण मांग और पूर्ति शक्तियों द्वारा होता है, ये सही है आपका ऑप्शन। वस्तु की कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है, ये भी सही है। फिर क्या है, उद्योग की प्रत्येक फर्म कीमत प्राप्त करता होता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है अगर हम लोग इसके माध्यम से देखना चाहें तो यहाँ पर क्या है, देखिए कीमत निर्धारक कौन है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है प्राइस मेकर होता है। क्यों? जो कि डिमांड और सप्लाई कर्व जो है जहां आपस में इंटरसेक्ट करता है, तो यहाँ पर जो है फर्म संतुलन की अवस्था में होता है। मांग और पूर्ति दोनों आपस में जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। दूसरी चीज है कि प्राइस टेकर कौन है, फर्म, यानी बोल रहा है कि कीमत को जो स्वीकार करने वाला होता है वो फर्म होता है। ए और एम आर क्या होता है, आपस में बराबर होता है। एमसी रेखा क्या होता है कि एम आर रेखा को नीचे से काटता है। तो यहाँ पर बोल रहा था ना मांग और पूर्ति की शक्ति, तो मांग और पूर्ति जो है आपस में क्या करता है, इस तरह इंटरसेक्ट करता है। तो मांग और पूर्ति, फिर बोल रहा है कि वस्तु की कीमत निर्धारक उद्योग होता है यानी इंडस्ट्री होता है, और कीमत का स्वीकारक या प्राप्तकर्ता कौन होता है, फर्म होता है। तो इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं 76 में। निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने किया था, ठीक है। ये याद रखना आपको। समय जो है कीमत निर्धारक में जो अगर कोई सम्मिलित किया है तो उसका नाम है मार्शल। ये पीजीटी लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। और मार्शल ने जो है वेलफेयर कॉन्सेप्ट दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक किताब भी लिखा है, थ्योरी ऑफ डिमांड भी लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी लिखा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 77 में। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन सा कारण है। मांग में क्यों परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, ये सही है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या घट जाती है तो मांग में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन, जनसंख्या में वृद्धि, इसके कारण भी मांग में परिवर्तन होता है। उपर्युक्त हो जाएगा आपका सभी। उपभोक्ता की आय जब बढ़ जाती है और संबंधित वस्तुओं की कीमत में जब परिवर्तन हो जाती है, ठीक है ना, या जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तब भी मांग क्या होता है, बढ़ता है। मांग क्या होता है, बढ़ता है। तो उपर्युक्त क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। फिर यहाँ ये हम लोग 78 क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अति अल्प काल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होता है। कीमत केवल मांग दशाओं से प्रभावित होती है। बी में है पूर्ति वक्र की लोच समयावधि पर निर्भर करती है। और सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लें कि लोच क्या है और बेलोच क्या है, ठीक है ना। अगर हम लोग लोच और बेलोच को समझ में आ जाएगा
तो ऑप्शन को सिलेक्ट करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। लोच से तात्पर्य है कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन से, यानी जब कीमत में परिवर्तन होगा तो उसके फलस्वरूप मांग में परिवर्तन दिखाई पड़ेगा, उसके अनुपातिक परिवर्तन को या प्रतिशत परिवर्तन को जो है लोच कहा जाता है। दूसरा चीज है कि बेलोच किसको कहा जाता है, तो वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन शून्य होता है, यानी ईडी इक्वल टू 0 के बराबर होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेलोच कहेंगे। जैसे मान लो कि ये जो मेरा ये है, तो ये क्या है, पूर्णतः लोचदार है। फिर यही चीज ऐसे रहता कि यहाँ पर ऐसे रेखा रहता, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेलोच। ये जो है ईडी क्या है, यानी क्वांटिटी कोई परिवर्तन नहीं, प्राइस में परिवर्तन होने के बाद भी क्वांटिटी में कोई चेंजेज नहीं होता है, तो इसको बेलोच कहा जाएगा। अच्छा, लोच कहने का मतलब है कि प्राइस कांस्टेंट है लेकिन इसकी क्वांटिटी क्या है, परिवर्तन होते रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लोचदार या पूर्णतः लोचदार, और इसको बोलेंगे पूर्णतः बेलोचदार। इसमें ईडी क्या होता है, इन्फिनाइट होता है, अनंत होता है, इसमें ईडी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। ईडी जहां 0 होगा उसको पूर्णतः बेलोच कहेंगे, ठीक है। और ये जो है बच्चों अल्पकाल की स्थिति में होता है। किस स्थिति में होता है, अति अल्पकाल में होता है। अगर आपके पास, कहने का मतलब है कि क्वांटिटी बहुत कम मात्रा में होता है तो उस समय हम प्राइस को बार्गेनिंग नहीं करते बल्कि खरीद लेते हैं, चाहे जो भी प्राइस में रहे, ठीक है। इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 79 में, बोलता है कि बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य अल्पकालीन बाजार में या दीर्घकालीन बाजार में, अति दीर्घकालीन बाजार में, या इनमें से, तो कीमत जो है ना बच्चों के अल्पकालीन में पाया जाता है। अल्पकालीन जैसे हम लोग अभी इस टाइप का कह रहे हैं कि ऐसे, ठीक है, इसको हम लोग अल्पकालीन, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को हम लोग अल्पकालीन कहेंगे। इसमें प्राइस क्या होता है, एकदम निश्चिंत होता है और उसकी क्वांटिटी हम जितना भी खरीदना चाहें खरीद सकते हैं। इसकी लोच जो होता है वो अनंत होता है, इन्फिनाइट होता है। आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 80 में, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होती है मांग के द्वारा, पूर्ति के द्वारा, मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा, या सरकार द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा मांग एवं पूर्ति के द्वारा। क्या होगा, मांग और पूर्ति के द्वारा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है कीमत का निर्धारण जो हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, मांग वक्र, और ये है क्या है, पूर्ति वक्र, यानी आपूर्ति वक्र। जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तभी जाकर के कीमत का निर्धारक होता है। और कीमत का निर्धारण कौन करता है, उद्योग करता है, और फर्म क्या करता है, कीमत को प्राप्त करता है, ठीक है। चलिए बच्चों 81 क्वेश्चन में, बाजार मूल्य संबंधित होता है अति अल्पकालीन मूल्य से या सामान्य मूल्य से, अस्थायी मूल्य से, या इनमें से सभी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो है अति अल्पकालीन मूल्य से। बाजार मूल्य जो है अति अल्पकालीन, यह भी जैसे यहाँ पूछा था बाजार मूल्य पाया जाता है तो अल्पकालीन, यहाँ पर भी पूछ दिया बाजार मूल्य संबंधित है किससे, अल्पकालीन से संबंधित है, ठीक है ना। बाजार का मूल्य जो है बच्चों परिवर्तनशील है ना, और बाजार का कीमत निर्धारण होता है किससे, तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में आते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। पूर्ण प्रतियोगिता में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण होता है मोल भाव द्वारा, उत्पादन लागत से, या सीमांत उपयोगिता द्वारा, या मांग एवं पूर्ति द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा मांग और पूर्ति के हिसाब से जो है कीमत का निर्धारण। यहाँ पर देखिए मांग यानी कीमत का निर्धारण होता है मांग और पूर्ति के संबंध से, ठीक है ना, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। और कीमत निर्धारक कौन होता है, उद्योग होता है, ठीक है। और कीमत का प्राप्तकर्ता कौन होता है, तो फर्म होता है, ठीक है। और फर्म किस अवस्था में संतुलन में होता है, तो जहां पर एमआर और एमसी जो है बराबर होगा, साथ ही एमसी रेखा जो है एमआर रेखा को नीचे से काटेगा। और कीमत निर्धारण कहाँ होगा, तो मांग और पूर्ति वक्र जो है जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, तो इस बिंदु पर जो है यानी ए बिंदु पर जो है क्या करता है, कीमत निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आते हैं बच्चों, बोल रहा है पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म कीमत को निर्धारण करता है। आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि कीमत का निर्धारण जो है उद्योग करता है।
कीमत को ग्रहण करता है, ये फर्म करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए आप फिर से एक बार मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए आप, कीमत का निर्धारक कौन होता है, तो उद्योग होता है। और कीमत का निर्धारण जो होता है मांग और पूर्ति के द्वारा होता है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। फर्म क्या करता है, कीमत को प्राप्त करता है, जहां मार्जिनल कॉस्ट जो है मार्जिनल रेवेन्यू को नीचे से काटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में जाते हैं। अति अल्प काल में पूर्ति होगी क्या, पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः बेलोचदार, लोचदार या इनमें से कोई नहीं। तो अल्प काल में क्या होता है, पूर्ति जो होता है वो पूर्णतः बेलोचदार होता है। बेलोचदार का मतलब है कि आपका जो डिमांड कर्व होगा एकदम खड़ी रेखा होगा, इसको वर्टिकल बोला जाता है, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। इसमें क्वांटिटी क्या होता है, फिक्स होता है। इसमें क्या होता है कि प्राइस जो होता है वो परिवर्तनशील होता है। प्राइस बढ़ भी सकता है, प्राइस घट भी सकता है, लेकिन क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अगर हम लोग क्वांटिटी में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो उसको पूर्णतः बेलोचदार कहा जाता है। यानी ईडी इज इक्वल टू क्या कहा जाता है, ईडी इज इक्वल टू 0 कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 में आइए, बोलता है कि एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। एकाधिकार फर्म की संतुलन की शर्त नहीं है, औसत आय और सीमांत लागत। फिर कहता है सीमांत आय सीमांत लागत। ठीक है, ये तो शर्त है, आपस में क्या होना चाहिए, सीमांत आय और सीमांत लागत क्या है, ये एकाधिकार फर्म के संतुलन की ये शर्त है। फिर बोल रहा है सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे, ये भी है एकाधिकार फर्म के संतुलन की, ये दोनों शर्त हैं। तो कौन नहीं है, तो आपका बच जा रहा है ए, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है कौन, तो ए। ठीक है, बाकी ये दोनों है। सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होना चाहिए। सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटता है। तो आपको मैं दिखा दूं, ये जो है आप देखिए यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि आपका जो है एकाधिकार बाजार में क्या है कि ये आपका डिमांड कर्व है। ए आर क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। ए आर क्या होता है, तो प्रति इकाई के बेचने के बाद जो आय प्राप्त होती है विक्रेता को, उसको ए आर कहा जाता है। एम आर किसको कहा जाता है, तो एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से प्राप्त आय को एम आर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए एम आर रेखा को एम सी रेखा नीचे से काट रहा है, पहला शर्त। और दूसरा शर्त क्या है कि औसत आय और सीमांत आय आपस में क्या है, बराबर है। तो ये दोनों शर्त हैं। चलिए बच्चों, हम लोग 86 क्वेश्चन में आते हैं। एक वस्तु के मांग वक्र तथा पूर्ति वक्र दोनों और समान रूप से खिसकते हैं, तो सामयिक कीमत क्या घटेगी, बढ़ेगी, घटेगी या बढ़ेगी, ना तो घटेगी और ना ही बढ़ेगी। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ कीमत भी समान रूप से बढ़ रहा है और मांग भी समान अनुपात में बढ़ रहा है। साथ ही क्या है कि ये देख रहे हैं कि मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों भी जो है आगे की ओर बढ़ रहा है। ई संतुलन बिंदु से इवन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु के मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों समान रूप से खिसकते हैं, तो ना तो घटेगी ना ही बढ़ेगी। ठीक है, सामयिक कीमत। क्वेश्चन नंबर 87 में आते हैं, बोल रहा है एक फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लोचदार। तो देखिए लोचदार कब होता है, पूर्णतः लोचदार जो होता है ऐसे होता है, इसका बोलते हैं लोचदार को बोलते हैं ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। और ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, बाजार की वह दशा जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों की संख्या बहुत अधिक होती है, एक समरूप वस्तु बेची जाती है, कीमत एक होता है, क्रेता और विक्रेता का आवागमन स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट 88 में आते हैं, मार्शल ने पूर्ति के आधार पर उत्पादन के समय को कितनी अवधियों में बांटा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 अवस्थाओं में जो है या अवधियों में बांटा है। पहला अवधि है अल्पावधि, जब आपूर्ति तय होती है और कीमतें बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित होती है। दूसरा है छोटी अवधि, जब आपूर्ति को मौजूदा पूंजी स्टॉक की अधिकतम क्षमता
तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है लंबी अवधि, जब आपूर्ति को मौजूदा प्रौद्योगिकी पर जो है निर्भर रहता है और कीमत निर्धारक उद्योग रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 89 में। यहाँ बोल रहा है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म यानी पूर्ण प्रतियोगी फर्म को निम्नलिखित का सामना करना पड़ता है। स्थिर कीमत, स्थिर और औसत, स्थिर सीमा, प्रयुक्त सभी। तो इसमें आपका आंसर प्रयुक्त, स्थिर कीमत, स्थिर औसत आगम और स्थिर सीमांत आगम। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का कर्व है, मान लीजिए तो प्राइस यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और ए आर और एम आर जो रहता है इक्वल होता है, ये भी स्थिर होता है। चलिए आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए यहाँ साथ ही क्या है और एम आर भी क्या है, इसी को कहा जाता है। यानी एक वस्तु की बेचने की जो लागत होती है और जो विक्रेता को प्राप्त होता है एआर कहते हैं, और एआर और एमआर जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति दोनों बराबर होता है, स्थिर होता है। ठीक है, में आते हैं, बोल रहा है कि अति अल्प काल में होगी, अति अल्प काल में पूर्णतः लोचदार या पूर्णतः बेलोचदार या लोचदार या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्णतः लोचदार होगा। कीमत एकदम निश्चिंत होता है, कीमत क्या होगा एकदम फिक्स होगा, उसका जहां जितना क्वांटिटी खरीद लो। अल्पकाल में बार्गेनिंग की स्थिति नहीं के बराबर होती है, वहां पर कीमत क्या होती है, एक निश्चित होता है। जितने भी विक्रेता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में होता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में हम लोग ये भी देखे हैं कि वहां क्रेता और विक्रेताओं की संख्या अपार होती है और वस्तुएं जो होती हैं समरूप होती हैं, एक कीमत होता है। जहां हर विक्रेता एक ही वस्तु को बेच रहा है और एक कीमत में बेच रहा है तो वहां ज्यादातर जो है बार्गेनिंग नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर जो है पूर्णतः लोचदार की स्थिति दिखती है ना। एडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट होती है और कीमत क्या होती है, स्थिर होती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट 91 क्वेश्चन में आते हैं। वस्तु की कीमत निर्धारण में अधिक भूमिका होती है, अल्पकाल में किसकी ज्यादा भूमिका है, तकनीकी प्रगति, मांग पक्ष की या कर है। अगर हम लोग अल्पकाल की बात करें तो पूर्ति पक्ष को जो है ज्यादा भूमिका होता है, महत्व ज्यादा दिया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि बाजार जो नियंत्रित होता है वो पूर्ति पक्ष से ज्यादा होता है अल्पकाल में, लेकिन दीर्घ काल में जो है मांग पक्ष की हो जाती है या तकनीकी प्रगति का हो जाता है, दोनों होता। लेकिन यहाँ अल्पकाल की जब बात किया है तो पूर्ति पक्ष होगा। 92 क्वेश्चन में आते हैं, किसी बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है, किस तरह के बाजार में। तो आप देखिएगा कि बार बार मैं प्रतियोगिता बाजार का जो कर्व बना रहा हूं, ये आपका ए आर है, ये आपका ए आर बराबर एम आर है। ठीक है ना, ये जो है एक्स अक्ष है और ये आपका क्या है, वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष के समांतर बोल रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर ये है आपका ए आर रेखा यानी कीमत रेखा। तो ये किस तरह के बाजार में है, तो ये जो है आपका पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है। ए आर जो है एक वस्तु को बेचने से प्राप्त आय जो है वो ए आर होता है। विक्रेता जब एक इकाई को बेचता है उससे प्राप्त होता है औसत आगम जो होता है एक सच के, यह किस तरह के बाजार में है, तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है। 93 क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहता है कि वस्तु की कीमत निर्धारण कि जितना समय अधिक होता है उतनी ही ज्यादा महत्व होती है, महत्ता होती है। वस्तु की कीमत निर्धारण कि जितना समय अधिक होता है उतने ही ज्यादा महत्व होता है, किसका, पूर्ति पक्ष का, तकनीकी प्रगति का या मांग पक्ष का और कर नीति का भी। हम लोग देखिए यहाँ पढ़ के आ रहे हैं कि अल्पकाल में अधिक भूमिका किसकी होती है, पूर्ति पक्ष की होती है। किसकी होती है, पूर्ति पक्ष की होती है। इसमें देखिए बच्चों आपका आंसर हो जाएगा तकनीकी प्रगति। अधिक समय जब होता है तो क्या है कि जब तकनीकी प्रगति कर जाएगी तो वस्तु का कीमत का निर्धारण जो है उसके तकनीकी पक्ष पर जो है
किया जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 94 में। यहाँ बोलता है एकाधिकार या एकाधिकृत प्रतियोगिता की धारणा को दिया अधिकृत दी है, ये याद रखना है। और इन्होंने एक किताब लिखा है एन एसे ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। ठीक है ना। और अगर हम लोग हिक्स की बात करें तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन नामक एक किताब लिखा है चैम्बरलिन, इसका नाम है जे एडवर्ड चैम्बरलिन, है ना। टूवर्ड्स अ मोर जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू नामक जो है इन्होंने एक किताब लिखा है। और अगर हम लोग पॉल सैमुअल्सन की बात करें, ऑप्शन डी वाला, तो इन्होंने एक किताब लिखा है जो अर्थशास्त्र है, इसका किताबे का नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है ना। ये 1948 में जो है प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में आते हैं। बाजार मूल्य का संबंध निम्नलिखित में किससे है? बाजार मूल्य का संबंध जो है किससे है? बड़ा स्थायी मूल्य से, अति अल्पकालीन मूल्य से, या सामान्य मूल्य से, या इनमें से सभी। तो बाजार मूल्य में जो है बच्चों स्थायी मूल्य नहीं होता है, खास, ठीक है ना। बाजार होता है और अल्पकालीन, दीर्घकालीन, तो ये ध्यान दिया जाता है अलग का सामान्य मूल्य होगा। हम लोग अस्थाई पूंजी का उपभोग क्या है? अस्थाई पूंजी क्या है? देखिए हम लोग जब टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है? अस्थाई होता है। अस्थाई लागत को फिक्स्ड कॉस्ट कहा जाता है और परिवर्तनशील लागत को मशीन या पूंजी, है ना, कि उसका जो है मूल्य ह्रास हो जाएगा। जब हम लोग नई गाड़ी निकालते हैं एजेंसी से, तो निरंतर उसका उपयोग करने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं, तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है, गिरावट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 97 में आइए। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य निर्धारण होता है। रिकार्डो के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में आप जानिए कि पूर्ण प्रतियोगिता का जो कर्व होता है ऐसे होता है। प्राइस हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। और एमआर जो होता है वो आपस में क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है ना। तो बोला है कि आवश्यकता द्वारा, मांग द्वारा, या उत्पादन लागत। ठीक है। तो आपका जो 97 का होगा लागत द्वारा होगा। किसके द्वारा? तो उत्पादन लागत के हिसाब से जो है कीमत का निर्धारण होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। उत्पादन लागत के हिसाब से ही मूल्य का निर्धारण होता है। किसने कहा? रिकार्डो ने कहा। 98 क्वेश्चन में आते हैं। वह बाजार जिसमें फर्मों का प्रवेश व गमन पूर्ण स्वतंत्र होता है। तो ये जो है पूर्ण प्रतियोगी बाजार का विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार को कहते हैं जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अधिक होती है, एक कीमत होता है, समरूप वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है, और क्रेता और विक्रेता का जो है आवागमन क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का परिभाषा है, डिफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में आ जाते हैं हम लोग, और ये लास्ट होगा आज का क्लास। बोल रहा है मांग और पूर्ति ज्यादा, मांग व पूर्ति से ज्यादा वृद्धि होने पर सामयिक कीमत क्या होगा? अगर मांग पूर्ति से ज्यादा हो, यानी पूर्ति कम हो रहा है, मांग ज्यादा हो